हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स। विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो हमारा ये वीडियो था, लास्ट वीडियो था, वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का वीडियो था, जिसमें अपन ने क्या क्या देखा था। वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक अभिकारक क्या करते हैं, आपस में कोई अंतर्क्रिया करते हैं जिससे वह उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब इसमें क्या होता है, कोई अभिकारक, चाहे वो एक हो या एक से अधिक, किसी अंतःक्रिया के द्वारा किसी में मतलब चेंज हो जाए उत्पाद में, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब रासायनिक अभिक्रिया को ही प्रतीकों के रूप में लिखना, प्रतीकों के रूप में लिखना क्या कहलाता है बेटा? रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसके बाद अपन ने क्या देखा था बेटा? इसके बाद अपन ने देखा था कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके या नियम, इसमें अपन ने देखा था। पहले आज जो पॉइंट था ये था कि सबसे पहले अभिकारक लिखे जाते हैं, उसके बाद तीर का निशान और फिर उत्पाद लिखे जाते हैं। यदि अभिकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक हो तो उनके मध्य योग का निशान यूज में लिया जाता है, चिन्ह यूज में या उपयोग में लिया जाता है। ठीक है। थर्ड क्या है? रासायनिक समीकरण इसमें था कि अभिकारक या उत्पाद की भौतिक अवस्था, क्या की भौतिक अवस्था को कोष्ठक में लिखा जाता है, उनसे आगे लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था कि जो ठोस होता है तब अपन एस लिखते हैं यानी सॉलिड, द्रव के लिए लिक्विड LQ, गैस के लिए G और जलीय विलयन के लिए AQ यानी गैस एक्वस लिखते हैं। ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने कि अगर मैं कोयले को जलाऊं तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो ये कोयला जो लिया था मैंने आपका सॉलिड लिया था, मतलब ठोस लिया था। यहाँ पे जो ऑक्सीजन थी बेटा वो कैसे थी? वो ऐसे गैस के रूप में ली थी मैंने। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पाद में बनी थी वो भी गैस रूप में थी। तो ये ही मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया है कि भौतिक अवस्था को, अभिकारक या उत्पाद की भौतिक अवस्था को कोष्ठक में लिखा जाता है। जैसे ठोस के लिए, द्रव के लिए, गैस के लिए और जलीय विलयन के लिए। चौथा, यदि रासायनिक समीकरण संतुलित ना हो तो उसे संतुलित किया जाता है। अब मन में सवाल आता है कि सर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ना क्यों किया जाता है? तब मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार ना तो आप किसी द्रव्यमान का सर्जन किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। द्रव्यमान सदैव क्या रहता है? संरक्षित रहता है। अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद को कुल द्रव्यमान के समान होना चाहिए। इसीलिए हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। किस तरह से करते हैं अपन ने अलग से देखा था। अगला फिफ्थ पॉइंट क्या था? पांचवा पॉइंट था कि हम यदि रासायनिक अभिक्रिया में जो हम तापमान दे रहे हैं, दाब दे रहे हैं, या फिर अपन उत्प्रेरक के काम में ले रहे हैं, तो उसको अपन क्या करते हैं? उसको तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। छठा था, रासायनिक अभिक्रिया में यदि ऊष्मा का उत्सर्जन हो या ऊष्मा का अवशोषण हो तो उसे भी लिखा जाता है। ये अपना कल का था। ठीक है। फिर मैंने देखा था रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन करवाया भी था। बाकी आज अपन दो और देखते हैं ताकि वो टॉपिक अपना अच्छे से क्लियर हो जाए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है। कल जो अपन ने देखा था, लिया था एग्जाम्पल, वो लिया था अपन ने H2 + O2 gives us H2O, ये करके एक एग्जाम्पल लिया था। इसके लिए अपन ने क्या किया था? ब्रैकेट और ब्रैकेट। ठीक है। अगर ब्रैकेट ना लगाओ, अगर आप में इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, बिना प्रैक्टिस के भी आप उसको कर पा रहे हो तो कर सकते हो आप उसको। यहाँ पर ने देखा कि 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है बेटा, यहाँ पर 1 है। यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2। ये हो गया बेटा ऑक्सीजन 2, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 2 × 2 यानी कि हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। यहाँ हाइड्रोजन कितने? अभी भी 2 ही है, इसलिए अपन यहाँ लगाएंगे 2। ये हो गया आपके संतुलित समीकरण। इसको आप चेक कर सकते हो वापस से एक बार। अगली स्टेप में लिखता हूँ मैं वापस से कि बेटा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 4। ऑक्सीजन कितनी है? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 4 और ऑक्सीजन कितनी है? 2।
तो ये हो गया आपका संतुलित समीकरण। ये वाला अगला वाला अपन लेते हैं, अगला वाला मेरे साथ करने की कोशिश कीजिएगा और रफ कॉपी के अंदर या कॉपी किसी भी कॉपी के अंदर Fe प्लस H2O gives us Fe3O4 Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, यहाँ अपन ने लगाया ब्रैकेट, एक ब्रैकेट यहाँ, एक ये ब्रैकेट यहाँ लगाया। इसको हिट एंड ट्रायल तरीका बोला जाता है, मेथड बोला जाता है, जिस मेथड से अपन कर रहे हैं। आपकी बुक के अंदर यही मेथड है। अब देखिए यहाँ पर अपन, यहाँ पे तुम आपको समझाने के लिए वापस लिख देता हूँ FeH और O। ठीक है, यहाँ Fe कितने बेटा 1, यहाँ कितने हैं 3, H कितने यहाँ 2, यहाँ कितने हैं 2, ऑक्सीजन यहाँ कितनी है बेटा 1, यहाँ कितनी है 4। सबसे पहले किसको बैलेंस करें, किसको संतुलित करें, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ने के बाद जो बचता है सबसे पहले उसको संतुलित किया जाता है। तो बचा क्या है यहाँ पर Fe को संतुलित करेंगे तो बेटा यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर अपन को 3 करना पड़ेगा। आ गया 3, तो 3 आपको यहाँ लिखना है, तो यहाँ 3 Fe हो गए, 3 ये हो गए। हाइड्रोजन देखिए संतुलित है तो करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन बेटा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा अपन को 4। यहाँ पे अपन 4 करेंगे तो बेटा यहाँ पे 4 करने का मतलब है यहाँ पर, तो 4 हो गए ऑक्सीजन। लेकिन समस्या क्या हो गई कि ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई होगा, 4 गुना होगा ना 4, ये वाला 4, तो हाइड्रोजन बेटा अपने आप इस रहते ही यहाँ पर कितने हो गए 8। यहाँ पे 8 है, लेकिन यहाँ पर अभी भी कितने हैं 2। इसको 8 कैसे करूँगा, तो आप बोलोगे सर 4 से गुणा कर दो, ये हो जाएंगे 8, यानी 4। अब देखो 3 3 8 8 4 4 संतुलित हो गया। इसको यहाँ पे भी वापस चेक भी कर सकते हो आप। मैं चेक करते करते आगे वाली स्टेप में इसको वापस लिखता हूँ बिना ब्रैकेट के। कुछ देखिएगा 3 Fe है, 4 दूनी 8 तो हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, 3 Fe 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन, प्लस 4 दूनी 8 हाइड्रोजन यहाँ पर, 8 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो ये हो गया इसका संतुलित समीकरण। ये तो हो गया संतुलित समीकरण, और जो ये था ये असंतुलित या फिर कंकाली समीकरण भी इसे कहा जाता है। तो ये हो गया संतुलित, हो गया ये। अब अपना अगला जो है वो अगला लेते हैं अपन कि CO प्लस H2O गिव्स अस 340 ATM। ATM मतलब ये वाला नहीं है ATM जिसमें आप पैसे निकालते हैं बेटा। यहाँ पर ATM जो है वो क्या है, वो है बेटा आपके वायुमंडलीय दाब प्रेशर। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ था जब अपन रासायनिक समीकरण को लिखना सीख रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि यदि किसी रासायनिक समीकरण में कोई तापमान दिया हुआ हो, दाब दिया हुआ हो या उत्प्रेरक हो, तो उसे तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दाब को। ठीक है, तो CO प्लस H2O गिव्स अस CH3OH। सेम करेंगे कहानी यहाँ पर भी, इधर और इधर। अब डायरेक्ट में करने की कोशिश करता हूँ, साथ में आप करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ C कितना है बेटा 1, यहाँ 1, चलो C का तो काम हो गया। O यहाँ कितने बेटा 1, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे देखो O 1, यहाँ पर 1 और 1 2। ठीक है, और यहाँ पर एक बार क्वेश्चन देखने दो, क्वेश्चन सही है क्या, एक बार बुक में देखता हूँ मैं एक बार। विस्थापन समीकरण, ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। CO प्लस H2 गिव्स अस CH3OH। CO प्लस H2 आएगा यहाँ पर, वो नहीं आएगा H2O। ठीक है, अब इसको देखिए वापस कि यहाँ पर C दोनों साइड बराबर हो गया। यहाँ पे देखो उसके बाद अगर बात करूँ मैं H की और O की, तो O देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, तो ऑक्सीजन भी दोनों साइड बराबर है। लेकिन बात करूँ मैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन बेटा इधर कितना है हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 2 है बेटा, इधर कितने हैं 3 या 1, तो आप बोलोगे सर ना तो 3 या 1, या इन दोनों का योग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन यहाँ पर टोटल 4 हो जाएंगे बेटा। यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 4,
तो 2 को 4 करने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा अपन को? 2 से। तो ये हो गया आपके 2, और इसके साथ ही रासायनिक समीकरण क्या हो गया आपके? संतुलित। ठीक है, ये संतुलित हुआ या नहीं है उसको वापस चेक कर लेते हैं अगली स्टेप में लिख के। देखो इधर CO प्लस 2H2 340 वायुमंडलीय तापमान पर CH3OH, एक 4, 3 और 1 4। तो ये आपका रासायनिक समीकरण क्या हो गया आपके बेटा? संतुलित हो गया। ठीक है, ये अपने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना यहाँ पे सीखा। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या देखेंगे? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरणों के प्रकार अपन देखेंगे। ये रहे आपके रासायनिक समीकरणों के प्रकार। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं अपन वो देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे, सबसे पहले जो रासायनिक समीकरण है जो आपके बुक में दिया हुआ है वो है आपके संयोजन। संयोजन समीकरण या संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो संयोजन क्या हो जाएगी बेटा? अभिक्रिया। सबसे पहले अभिक्रिया जो आपके बुक में दी हुई है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के नाम में सब कुछ है। संयोजन मतलब कि योजन होना, योजन यानी कि जुड़ना। इसमें क्या होता है? मान लो पहला ये एक आपका अभिकारक है, दूसरा अभिकारक ये है, दोनों का योग हो जाए और एक अकेला एकल उत्पाद बने, एक सिंगल उत्पाद बने, तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया। इसकी अगर मैं परिभाषा देना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं, जब 2 या 2 से अधिक, इनको क्या बोलते हैं? अभिकारक। जब ये 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में योग करके या आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद या एक उत्पाद या विशिष्ट या किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं, करके उत्पाद का, जिसमें आप एकल भी ले सकते हो, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपके संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल सबसे स्टार्टिंग में चैप्टर के साथ अपने जो एग्जाम्पल लिया था, कोयले का दहन। किसका दहन? कोयले का दहन। ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें अपन ने कोयले के दहन में क्या किया था? कोयले को जब अपन ने जलाया था तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। तो देखो ये भी अभिकारक, ये भी एक अभिकारक, इनके मध्य योग हुआ जिससे एक सिंगल उत्पाद का निर्माण हुआ। तो इस तरह की अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपके संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गई? ठीक है साहब। इसके बाद जो दूसरी अभिक्रिया है वो आपके इसकी जस्ट उल्टी विपरीत विलोम। क्या है बेटा दूसरी आपकी वियोजन। दूसरी क्या है? वियोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम में ही है वियोजन, इसका मतलब क्या होगा? इसमें उल्टा होगा सर, एकल जो अभिकारक है, अब इसको बोलेंगे अभिकारक, क्योंकि इधर की साइड लिखा हुआ है ये। जब एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक सरल उत्पादों में विभक्त हो जाता है या टूट जाता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या लिखेंगे? जब कोई एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक सरल उत्पादों में विभक्त हो जाता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया। जस्ट उल्टा है, इसमें एक एकल अभिकारक होगा जो टूट जाएगा, विभक्त हो जाएगा, किसमें? 2 या 2 से अधिक सरल उत्पादों के अंदर। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं बेटा तो इसका एग्जाम्पल देखिएगा
इसका सबसे एग्जाम्पल, इसकी मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ आपको। FeSO4 को जब गर्म किया जाता है, FeSO4 को जब आप क्या करते हो, ऊष्मा देते हो, ऊष्मा का मीन से हीट है ना, या तो हीट लिखो या ऊष्मा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये है आपके इसका एग्जाम्पल कि Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इसमें आप देख रहे हो कि बेटा अभिकारक कितना है यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर अभिकारक जो है ना, अभिकारक तो एक है, लेकिन उत्पाद कितने हो गए, 3। तो इस तरीके की अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपके वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एकल अभिकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में विभक्त हो जाता है, उन अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। लेकिन इस पे आपको एक विशेष बिंदु याद रखना है कि वियोजन अभिक्रिया अपने आप नहीं होती है कि आपने रूम में कुछ रखा हो, अपने आप कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई और टूट गया, ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई कारण चाहिए होता है। तो यहाँ पर 3 कारणों से वियोजन अभिक्रिया होती है। वो कौन कौन सी बेटा, एक तो है ऊष्मा, दूसरा है विद्युत, और तीसरा है प्रकाश। इन तीनों की वजह से वियोजन अभिक्रिया होती है। क्या, या तो ऊष्मा की वजह से कोई अभिकारक टूटेगा, या बिजली की वजह से या विद्युत की वजह से टूटेगा, या फिर प्रकाश की वजह से कोई अभिकारक टूटेगा। इसका मतलब ये है कि अपन ये बोल सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया को भी मैं 3 भागों में बांट सकता हूँ। 3 भाग कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा। जिसमें से पहला एग्जाम्पल जो ये है, ये तो किसका है, ऊष्मा का। वियोजन अभिक्रिया को पुनः 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। पहली कौन से हो गए आपके, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरे हो गए आपके वैद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया। और तीसरी हो गई आपके प्रकाशीय अभिक्रिया या प्रकाश अपघटनीय, मैं बोल सकता हूं यहाँ पे प्रकाश अपघटनीय। अपघटने की जगह आप वियोजन लिख सकते हो, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इन दिनों में अंतर क्या है, इसकी अगर मैं परिभाषा की बात करूँ तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब कोई एकल, सेम इसकी परिभाषा क्या थी वियोजन अभिक्रिया की, कि वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा थी सर कि जब एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, तो उन अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। उसमें बस लिखना ऊष्मा वियोजन की क्या हो जाएगी कि सर जब एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है ऊष्मा की उपस्थिति के कारण या ऊष्मा के कारण, तो उन अभिक्रियाओं को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। नोट्स के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे चैप्टर एंड होगा आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या हो गई कि सर जब एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है ऊष्मा की उपस्थिति में या ऊष्मा के कारण, तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कैसे कहते हैं, सेम, कि जब एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक सरल उत्पादों में विद्युत अपघटन के कारण या विद्युत प्रवाह के कारण विभक्त हो जाता है, तो उन अभिक्रियाओं को विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। सेम डेफिनेशन, सेम परिभाषा आएगी, बस एंड में क्या आ जाएगा कि विद्युत के प्रवाह की वजह से, ऊष्मा की उपस्थिति की वजह से, और इसमें क्या हो जाएगा, प्रकाश की उपस्थिति की वजह से प्रकाश की वियोजन क्या हो जाएगी। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया में क्या बोलेंगे सर, जब एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक सरल उत्पादों में प्रकाश की उपस्थिति के कारण टूट जाता है या विभक्त हो जाता है, उन अभिक्रियाओं को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, एक एक करके मैं इनके एग्जाम्पल लिखता हूं। मैं पहले वाले का एग्जाम्पल जो था, पहले इसके एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं ऊष्मीय वियोजन का। तो अभी आपने देखा था FeSO4 हीट, ऊष्मा में लिख सकते हो आप Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ऊष्मा में लिख सकते हो इसकी जगह। तो यहाँ ये ऊष्मा मैं लिख देता हूँ, ऊष्मा,
कि ऊष्मा की वजह से FeSO4 जो है वो इनमें टूट गया, तो ये इस तरह का वियोजन हो गया, ये आपके ऊष्मीय वियोजन हो गया। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं, CaCO3, CaCO3 ऊष्मा, CaCO3 ऊष्मा देने पर ये बेटा CaO प्लस CO2, CaCO3 क्या है ये बेटा, ये आपके जब आप दीवार पे पुताई करते हो, यहाँ से देखो ये समझाता हूँ मैं आपको, पहले ये भी आपका ऊष्मा का हो गया कि पुराने ज़माने पर जब दीवार पे चूने की उसकी पुताई की जाती थी, तो चूने का जो सूत्र होता है वो बेटा वो होता है CaO, ये होता है चूना, है ना, चूने का पत्थर या चूना, सूखा चूना। सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, पुताई ऐसे थोड़ी ना है कि चूना लेके आया आपने सीधा दीवारों पे डाल दिया, नहीं, उसको सबसे पहले अपन मिट्टी के घड़े के अंदर उसमें पानी डाल के रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, चूना, इसमें अपन पानी डालते हैं, पानी डालने से बनता है आपके CaOH ट्वाइस, है ना, ये बनता है। इसको बोलते हैं अपन बुझा हुआ चूना, क्या बोलते हैं अपन, बुझा हुआ चूना, जिसको आप अपने घर के अंदर इसकी पेंट करते हो। अब बेटा ये क्या करता है पता है, ये क्या करता है आपके, ये फिर एटमॉस्फेयर की जो है ना, वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्शन कर देता है, और बाद में आपके क्या बनाता है, CaCO3। CaCO3 वही है जो आपकी दीवार पे लगा हुआ जो है ना, ना तो CaO लगा होता है ना ही CaOH ट्वाइस, CaCO3 लगा होता है। और ये जो है बेटा ये है संगमरमर का सूत्र, संगमरमर जो होता है ना जैसे ताजमहल बना हुआ है, उसका सूत्र भी यही है, और आपकी दीवार में एंड में जो पुताई होने के बाद जो बचता है उसका सूत्र भी यही है। तो यहाँ से एक सवाल भी आपकी बुक में दिया हुआ है कि एक पदार्थ X है जिसका उपयोग दीवारों पे सफ़ेदी के लिए किया जाता है, उसको पहचानना है और उसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है जल के साथ। तो आपको पता लिखना है वहाँ पर कि हाँ X पदार्थ चूने का पत्थर है जिसकी रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से है कि चूना प्लस जल CaOH ट्वाइस, ठीक है। ये हो गया आपके बेटा, ये दोनों एग्जाम्पल किसके थे, बीच में अलग चला गया मैं, ये दोनों एग्जाम्पल थे आपके ऊष्मीय वियोजन के। इसके बाद हम बात करूँ विद्युत अपघटनीय वियोजन, सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल आपके पानी है कि वाटर, कि जल में जब आप विद्युत अपघटन करते हो, बिजली डालते हो, विद्युत अपघटन, तो ये टूट जाता है किसमें, H2 प्लस O2 में टूट जाता है, मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। ये आपके बुक में भी एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है उसके अंदर, क्रियाकलाप के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपके प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया के आपके बुक के अंदर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कौन सा। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके AgCl, सूर्य का प्रकाश, AgCl टूट जाएगा बेटा Ag प्लस Cl2 में। और दूसरा एग्जाम्पल जो है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य के प्रकाश में इसका क्या हो जाएगा, अब अपघटन या वियोजन हो जाएगा, किसमें, Ag का Ag, Br का Br2। Br2 क्यों हुआ, सब कुछ 9th क्लास का टॉपिक है, अभी आपको नहीं देखना है, अभी तो आपको बस इनको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखिएगा, ये वाला, इसमें क्वेश्चन सवाल ऐसे आता है कि कोई पदार्थ X जो है उसका उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो आपको उस पदार्थ X के आपको बताना है कि उस रसायन X का नाम बताना है और उसकी प्रकाश में अभिक्रिया बतानी है। तो वो ये है कि AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग किया जाता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता था। और ये क्या होता है, जैसे इसमें सूर्य का प्रकाश गिरता है ये वियोजित हो जाता है, टूट जाता है Ag और Br2 के अंदर। तो अपन ने देखा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके उदाहरण देखे, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके प्रकार देखे, ऊष्मा की वजह से होता है वियोजन, विद्युत की वजह से होता है वियोजन, और प्रकाश की वजह से भी होता है वियोजन। फिर अपन ने ये देखा कि भाई विद्युत ऊष्मीय वियोजन के उदाहरण, प्रकाश विद्युत अपघटन के उदाहरण, और ये कौन सा था आपके, प्रकाश वियोजन या प्रकाश अपघटन के उदाहरण अपन ने देखे, ठीक है। ये अपना हो गया। इसके बाद अपन एक और देख लेते हैं आपके विस्थापन अभिक्रिया।
थर्ड है बेटा अपना विस्थापन अभिक्रिया। क्या? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, विस्थापन नाम में है सब कुछ। विस्थापन, स्थापन मतलब जगह, वी यानी बदल जाना, विस्थापन यानी कि जगह का बदल जाना। कि ए और बी मित्र थे अच्छे खासे, कहीं से सी आया या मान लो एक्स आया, एक्स ने क्या किया, बी से दोस्ती करने के लिए ए को उसकी जगह से हटा दिया और ये हो गया एक्स, हट गया ए, बचा गया एक्स के साथ बी और ए हो गया अलग थलग। तो इस तरह की अभिक्रिया जो होती है उसको बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि सर ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या परमाणु का समूह किसी अन्य परमाणु या परमाणु के समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है, उन अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। सर वो अभिक्रिया जिसमें एक अणु या एक परमाणु या परमाणु का समूह किसी अन्य परमाणु या परमाणु के समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है, उन अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अपने डेफिनेशन समझ ली और इसको वैसे भी समझ लिया। अब यहाँ पे मेरा सवाल है कि क्या ये इसको वापस हटा सकता है या इसने इसको क्यों हटा दिया? आखिर ऐसा क्या था इसके पास, इसने इसको क्यों हटा दिया? तो आप बोलोगे सर इसमें ज़्यादा शक्ति होगी, ज़्यादा पावर होगी, ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, उसी को बोला जाता है सक्रियता। आप यहाँ पे आपको क्या बोलना है कि सर ये जो एक्स है ये ज़्यादा सक्रिय है, रिएक्टिव जिसको बोलते हैं ना, एक्टिव है किसकी तुलना में, ए से। ए क्या है, कम सक्रिय, और एक्स क्या था, अधिक सक्रिय। तभी तो अधिक सक्रिय ने कम सक्रिय को हटा दिया, बहुत जो पावरफुल था उसने जो पावरफुल नहीं है उसको हटा दिया। इस बात को याद रखना है। ये मैं आगे जस्ट 1 मिनट या 2 मिनट बाद इसको काम में लूंगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। इसके एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैंने ले लिया Fe प्लस CuSO4। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जो Fe है वो Cu से क्या है, ज़्यादा अधिक सक्रिय है, इसलिए FeSO4 बन जाएगा। Fe क्या करेगा, Cu को बोलेगा चल हट, मैं तेरी जगह लेता हूँ, बेटा तू निकल, FeSO4 इसकी जगह, और क्या आ जाएगा साथ में, Cu। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, Zn प्लस CuSO4 या H2SO4 gives us ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे क्या किया, Zn ने H2 को बोला भाई तू निकल ले यहाँ से, और इसकी जगह खुद ने ले ली। ठीक है, क्या H2 वापस इसको हटा सकता है Zn को? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि सर Zn ज़्यादा सक्रिय है तुलना में करें तो H2 से, यहाँ पे Fe ज़्यादा सक्रिय है Cu से। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा सक्रिय है और कौन कम सक्रिय है? तो इसके लिए एक सक्रियता श्रेणी होती है जिसको आपको याद करना रहेगा। मैं सक्रियता श्रेणी आपको बोर्ड में लिख देता हूँ यहाँ पर। पोटेशियम, सोडियम, ये जो ये लाइन लिखी है इसको ऐसे कैसे लिखना है, इसको ऐसे लिखने की कोशिश ना करें, ये ऐसे कैसे लिखी जाएगी। इसमें ऐसे इसका लिखने का रीज़न क्या है बेटा, कि जो ऊपर है, ऊपर वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे Ag जो है वो Au से ज़्यादा सक्रिय है, Pb इन सभी से सक्रिय है, Fe इन सभी से सक्रिय है, Mg इन सभी से क्या है, ज़्यादा अधिक सक्रिय है, और सबसे अधिक सक्रिय क्या है, K यानी कि पोटेशियम। अब इनका नाम देख लेते हैं अपन एक बार फटाफट से, कि देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे के सारे इसमें हो गए। अब आपको ये पूरी की पूरी आपको ये से कैसे याद रखनी है सीरीज में, तो अब आप बोलोगे सर ये तो आपने दूसरी समस्या दे दी। चलो आपने इसका समाधान तो बता दिया कि सर ये कैसे पता चलेगा, इसकी वजह से। अब इसको कैसे याद रखें, तो इसके लिए देखो एक सिंपल सा लाइन है वो आपको याद रखनी है। काका ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, पापा बोले हे कुत्ते हे गधे आ गया औकात पर। कि काका ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, पापा बोले हे कुत्ते हे गधे आ गया औकात पर। इसके थ्रू आप इसको इजीली याद कर सकते हो। अब ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या होगा, देखो बेटा ये वाला एग्जाम्पल देखिएगा, ये वाला एग्जाम्पल देखिएगा, Fe और Cu, Fe Cu, ऊपर कौन है सर, Fe, तो Fe क्या है, अधिक सक्रिय। तो हम बोल सकते हैं कि
क्योंकि यहाँ पर FeCu से ज़्यादा अधिक सक्रिय है, इसलिए वह आसानी से Cu को विस्थापित करेगा और FeSO4 का निर्माण करेगा। ये वाली बात करूँ मैं, इसमें देखो आप क्या होगा, आप बोलोगे सर Zn और H, ऊपर कौन है सर Zn, इसका मतलब क्या है, Zn अधिक सक्रिय है तुलना से हाइड्रोजन से, इसलिए उसको हटा सकता है। अगर मैं आपके सामने ये बोलूं कि Fe प्लस ZnSO4, क्या ये अभिक्रिया संभव है, तो हाँ सर ना सर नहीं बोलना है, इसको देखना है एक बार कि Fe जो अकेला वाला है ये ऊपर होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर Fe तो ये रहा और Zn ऊपर है, ये देखो यहाँ दिक्कत आ गई कि Fe जो है वो नीचे है, Zn तो ऊपर है, तो ये अभिक्रिया क्या है, असंभव है, ये अभिक्रिया नहीं होगी, ये अभिक्रिया नहीं होगी। उसके साथ ही आपके विस्थापन अभिक्रिया का टॉपिक खत्म हो गया। अपन ने क्या क्या देखा, फटाफट से उसका रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने देखा इस चैप्टर के अंदर कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या तरीके होते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। अपन ने 2 एग्जाम्पल या 2 उदाहरण देखे थे संतुलित करने के लिए। फिर अपन ने देखा था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किन किन वजह से होती है, तो अपन ने देखा था तापीय वियोजन, विद्युत अपघटन वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। उसके बाद अपन ने देखा विस्थापन अभिक्रिया किससे कहते हैं। उदाहरण के लिए सर ये अपन को टेबल याद होनी चाहिए, और इस टेबल को कैसे याद करते हैं वो भी अपन ने देखा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगा तो अच्छी बात है, वरना इस वीडियो को एक बार वापस देख लीजिएगा समझने के लिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।